फ्रेंड्स, क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 7 का कुछ भाग छूट गया था, इसलिए इस वीडियो में कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए, जो मैनामती है और गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर, इस सब के बारे में देखेंगे। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे, और यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है। तो ये क्या है? अभिनीत किया जाता था। और यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। और धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। जो धर्म ठाकुर है एक क्षेत्रीय लोकप्रिय है, तो उनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी। अगर बात करें दूसरी श्रेणी की कृतियां, तो मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, तो मतलब मुँह से बोलकर कहा सुना, मतलब बोलकर सुनकर की जाती थी। इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। इसलिए उसका काल जो समय है उसका सही नहीं किया जा सकता, उसका निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। तो जहाँ पर ब्राह्मणों का अपेक्षाकृत प्रभाव कम था। अब देखेंगे पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों में, जो 16वीं शताब्दी है, तो तब से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास शुरू कर दिया। जो पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर क्या किए? दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे, और सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों को नए समुदायों में मिल गए। तो किसानों के नए समुदाय में मिल गए, ठीक है। और इन्हीं दिनों बंगाल पर जो मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। जो जिस क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण था, जो मुगलों का कंट्रोल एरिया था, स्थापित हो गया था, और जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के, जो पूर्वी डेल्टा है, तो वहाँ के प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो क्या क्या उन्होंने, जो केंद्रीय भाग स्थित है, तो ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। और अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर इस पर मस्जिदें बना लेते थे। जो अधिकारी होते थे, जो कर्मचारी होते थे, वो लोग क्या करते थे? भूमि प्राप्त करके अक्सर इस पर मस्जिदें बना लेते थे, और जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आते थे। तो ये क्या था? ये इलाका धार्मिक रूपांतरण, मतलब धार्मिक रूपांतरण का एक केंद्र के रूप में काम आते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये पीर क्या है? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो आध्यात्मिक मार्गदर्शक ना। इन्हीं दिनों बंगाल पर, तो ये वाला तो हो गया। अब आगे देखेंगे। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की, और ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। और कभी कभी ऐसा समझा जाता था, देखिए, जो समुदाय होते थे, जो नेता होते थे, उनको सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के रूप में प्रदान किया जाता था। और ये लोग क्या करते थे? एक शिक्षक और कभी निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे। और कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, ठीक है। और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे, इसलिए प्यार से और आदर से इसको पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी और उपनिवेशी देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता, और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई, और उनकी मंजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जीववाद, यह मानना है कि पेड़ पौधों और जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक जो घटनाओं में भी क्या है? जीवात्मा, ठीक है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का जो दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा
हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों का या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। जो बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी के गारे से अनेक मंदिर यानी निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू यानी तेली, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे और यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया और जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, उनको क्या ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और जो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। फिर उसकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी ना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक बाएं साइड में एक 2 चाला छप्पर है, देखिए 2 चाला छप्पर है इस साइड और इस साइड ना, और दाएं साइड में एक चौचाला मंदिर है। ये क्या है? चौचाला मंदिर ना, चौचाला मंदिर। और इधर में क्या है? ये गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पाटिया विष्णुपुर का है ना। इन मंदिरों की जो शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह यानी 2 चाला यानी 2 छतों वाली या चौचाला यानी 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ और अपेक्षाकृत मतलब 2 भाग का चाल, ठीक है, इस प्रकार का होता था। और इस प्रकार से क्या हुआ, जो अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौपाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें व 4 दीवारों पर रखी जाती थी। तो यानी 3 कोण का छत 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। तो मतलब ऊपर से एक तिर्यक रेखा यानी एक बिंदु तक जाती थी। और जो ऊपर मंदिर आमतौर पर एक क्या होता था, जो मंदिर है वो आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर यानी वर्गाकार चबूतरे पर क्या करते थे, बनाए जाते थे। और इनके ऊपर इनके जो भीतरी भाग है कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों और सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। और कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसे सजावटें तथा अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थी। काफ़ी सुंदर पहुँच चुकी मतलब काफ़ी सुंदर सजावटें उस पर पहुँच चुकी थी विष्णुपुर के मंदिर में। अब आगे देखेंगे, मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदी मैदान है, तो बंगाल क्या एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। तो यहाँ पर प्राय मछली और धान की उपज काफ़ी मात्रा में होती है और इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब जो बंगाली है वो जो गरीब बंगालियों की जो गरीब क्या कहेंगे, इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। जो बंगाली साहित्य है ना, तो उस पर मछली का, ये देखिए मछली काट रही है महिला, तो ये वाला साहित्य जगह जगह पर उल्लेख है, ठीक है, ये किस तरह से मछली काट रही है। और इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है उनमें से भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। जो मंदिर जो बौद्ध विहार है तो उन सब की दीवारों पर भी जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं तो उनमें भी जो मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया, जिस प्रकार से यहाँ चित्र पर दर्शाया गया है ना। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। और वृद्ध धर्म पुराण है, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो कुछ स्पेशल फिश को खाने के लिए अनुमति दे दी गई। ऐसे तो ब्राह्मणों को मछली खाना मना है, लेकिन वहाँ की बात करें भौगोलिक स्थिति तो उसके चलते वहाँ मछली एक क्या बोलता है आम जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ के ब्राह्मणों को मछली खाने के लिए ढील दे दी गई।
और ये जो है ये चित्र में एक घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक आरामबाग का है। ठीक है, ये चित्र। थैंक यू फ्रेंड्स। इस चैप्टर को समाप्त होने में आप लोग इस वीडियो को देखते होंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी और इसी तरह मैं आगे बढ़ते रहूँगी और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।